गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सभी? अच्छा है मैम। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है मैम। ओके, अच्छी ही चलनी चाहिए। हाँ। तो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस विषय में जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो उसके आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके? ओके मैम। अच्छा, तो बताइए कि यदि कई दिनों तक तेज वर्षा हो तो क्या होगा? बाढ़ आएगी मैम। बाढ़ आएगी। और यदि कई वर्षों तक वर्षा ही ना हो तो अकाल पड़ जाएगा मैम। हाँ। और अगर पृथ्वी के तापमान बढ़ जाए तो? भूकंप आएगा मैम। हाँ, और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। और बताइए, यदि बिजली कड़की बारिश के समय में और बिजली गिर गई पृथ्वी पर तो क्या होगा? तो आग लगने की संभावना होती है मैम उससे। हाँ, आग लगने की संभावना होती है। अच्छा, तो बताइए, इन सभी को हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो? आपदाएं कहेंगे मैम इसको। आपदाएं या दुर्घटनाएं? हाँ। अच्छा, तो ये आपको किस प्रकार की आपदाएं लगती है? प्राकृतिक और मानव सर्जित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, ये है प्राकृतिक आपदाएं। हाँ। ओके? ओके तो मैम। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में आपदा प्रबंधन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक आपदाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके? ओके मैम। तो शुरुआत में मैंने जो आपको क्वेश्चंस पूछे थे वो ये सभी है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर लिख लीजिएगा। ओके? तो आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। और आपदा के बारे में तो आप सभी जान ही गए होंगे कि वो भूकंप और बाढ़ का आना, अकाल पड़ना, ये सभी आपदाएं हैं। ठीक है? और उसमें भी आपदा प्रबंधन, तो आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए। कोई भी दुर्घटना होती है हमारे साथ तो उसका हम प्रबंधन कैसे करें, यानी कि उसे हम किस तरह से अच्छे से वे वाइज उसमें से बाहर निकल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर यदि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें सबसे पहले राहत यानी कि बचाव कार्य करना चाहिए। कोई भी दुर्घटना हुई तो सबसे पहले हम उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, फिर उससे बच जाते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं पुनर्वास मीन्स हम वापस से अच्छे से उसमें सेट होते हैं। फिर न्यूनीकरण मतलब हम बाद में ये सब हमारे से निकल जाती है आपदा, हम एकदम ठीक हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, तो हम अपनी वापस दैनिक प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। फिर अभी हमारे पास कोई आपदा आती है तो फिर ऐसा हमारे साथ अगर कोई कुछ भी होता है
तो उसमें हम बाद में ये ध्यान रखते हैं कि वापस हमारे ऊपर ये अगर आपदा आती है या फिर यह आपदा आए ना आए, जो भी कुछ है या आती है, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। इसको कहते हैं आपदा प्रबंधन चक्र, इसे ही कहते हैं आपदा प्रबंधन। ओके, तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक देती हूँ कि जैसे कि रास्ते में मान लो कोई ट्रक आ गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया, और यदि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले लोग उसे हॉस्पिटल भेजेंगे उसके बचाव के लिए, कि वो इंसान बच जाए। फिर वो बच जाता है, हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट होती है वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। फिर बाद में उसको पुनर्वास यानी कि उसे हॉस्पिटल से बाद में उसे रिलीव कर दिया, डिस्चार्ज कर लिया जाता है। फिर उसका न्यूनीकरण होता है, फिर वो अपना एकदम ठीक हो जाता है, नए सिरे से अपना जीवन जीने लगता है। फिर वो आगे चल के ये ध्यान रखता है कि भाई आगे चल के कोई भी अगर गाड़ी या बड़ा ट्रक या कुछ भी आता है तो उसका वो ध्यान रखेगा, और साथ ही स्पीडली गाड़ी नहीं चलाएंगे और हेलमेट पहनकर ही ट्रैफिक के नियमों को ध्यान में रखकर ही गाड़ी चलाएगा और ध्यान से चलाएगा। और ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए वो पहले से ही पूर्व तैयार रहेगा। तो ये होता है आपदा प्रबंधन। कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहे, उसका बचाव करें, पुनर्वास न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन। अच्छा, तो आपदा प्रबंधन में अब पढ़ेंगे हम आपदा के कितने प्रकार है। तो आपदा के 2 प्रकार हैं। आपदा के 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव सर्जित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं में आप देख ही सकते हैं, चित्र में दिख रहा है, बाढ़ आ रही है, वहाँ से देखो सुनामी आ रही है, अकाल पड़ा हुआ है, भूकंप आ रहा है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती है। मानव सर्जित आपदा जिसमें देखो ट्रैफिक, कितना लंबा ट्रैफिक है, इतने लंबे ट्रैफिक में कितना पॉल्यूशन होगा, कितना सब कुछ होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत किसी को चोट हो जाएगी, तो ऐसे। और दूसरे में आप मानव सर्जित में देख सकते हैं कि फैक्ट्री में आग लग गई है, फैक्ट्री यानी कि औद्योगिक दुर्घटना। और ये तीसरे में आप देख सकते हैं, इसे देखकर तो आपको पता ही चलता होगा कि ये हमारा आतंकवादी हमला हुआ था 26/11, उसी की चित्र है। और चौथे में आप देख सकते हैं दंगे। जब दंगे होते हैं तो आप जानते हैं जान माल की सबकी हानि होती है, तो ये मानव सृजित आपदाएं हैं। अभी हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदाएं में बहुत सारी आपदाएं होती है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, हिमस्खलन होता है, जैसे कि जिसमें बर्फ़ धंस जाती है, तूफ़ान आता है, गर्मी की लहरें, अकाल पड़ जाता है, सूखा होना, जंगल में आग लगना, बर्फानी तूफान आना, बाढ़, बवंडर, भूस्खलन इत्यादि, ये सभी कौन सी आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इन सभी आपदाओं में से हम कुछ आपदाओं का आज अध्ययन करेंगे, जिसके समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है बाढ़। तो बाढ़ का अर्थ होता है कि विशाल भूभाग कई दिनों तक पानी में डूबा रहे, यानी कि जब बहुत तेज़ वर्षा हो, कई दिनों तक लगातार वर्षा होती हो, तो वो बाढ़ की स्थिति में आ जाता है। तो बाढ़ की स्थिति तब आती है जब कई दिनों तक लगातार तेज़ वर्षा होती है तब। लेकिन बाढ़ दूसरी तरफ से भी आती है, जो सुनामी की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो बाढ़ ये एक ऐसी जिसमें कई दिनों तक तेज़ वर्षा होने से आसपास के विस्तार में पानी भर जाता है, और ये अत्यंत गंभीर समस्या है जिसमें जन धन दोनों का ही हानि होती है। तो बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो हम ये जानेंगे। तो बाढ़ के समय में हमें सबसे पहले अपनी जो भी कीमती निजी वस्तुएं हैं उन्हें लेकर अच्छे स्थान पर चला जाना चाहिए, और जहाँ सूखा हो वहाँ पर हमें चला जाना चाहिए, ठीक है। फिर पानी, सूखा नाश्ता, मोमबत्ती इत्यादि को हमें लेकर के कहीं एक ऐसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए, और साथ ही माचिस और टॉर्च को लेकर तो जाना ही चाहिए। और रेडियो और मोबाइल फ़ोन अवश्य साथ रखें, भले कुछ भी हो या ना हो, लेकिन रेडियो और मोबाइल तो साथ में ही रखें।
सावधान रहे, क्योंकि बाढ़ के समय आप जानते ही हैं समुद्र का पानी सब कुछ मिल जाता है और इसमें सांप भी आते हैं, तो सांपों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। ओके। फिर बाढ़ उतर जाने से के बाद पानी को उबालकर पीने में उपयोग करें, लेकिन यूं ही पानी का उपयोग न करें, बाढ़ के पानी को उबालने के बाद ही उसका उपयोग करें। तो ये सभी था बाढ़ के समय में क्या क्या करना चाहिए और बाढ़ के समय में क्या नहीं करना चाहिए। तो बालकों को भूखा नहीं रखना है हमें, पहली बात तो बाढ़ का पानी हमें यूं ही इस्तेमाल नहीं करना है और सुरक्षित जगह हमें उसका पता चलने के बाद ही वहाँ से हमें बाहर जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। ओके। तो ये होती है बाढ़। अब हम देखेंगे तूफ़ान यानी कि चक्रवात। तो तूफ़ान कैसे आता है? तो तूफ़ान ऐसा है जो कि प्रचंड वातावरणीय चक्रवात यानी कि प्रचंड वातावरण तूफान वायु के असंतुलन से निर्मित होते हैं। वायु के असंतुलन, जब वायु में फेरफार होती है, कभी बहुत अत्यंत तेज और कभी अत्यंत धीरे, वायु में जो परिवर्तन होते हैं बड़े बड़े, उससे ये तूफान आता है। तो वातावरण में उत्पन्न विक्षोभ के कारण ही चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन, टॉर्नेडो और चीन और जापान के तटों पर टाइफान अत्यंत विनाशक रूप से आक्रमण करते हैं। ये सभी अत्यंत विनाशक रूप से यहाँ इन सभी प्रदेशों में अत्यधिक रूप से आक्रमण करते हैं। तो हमें तूफ़ान के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान देना है। तो क्या करना चाहिए तूफ़ान के समय? तो सबसे पहले हमें तूफ़ान के समय रेडियो टीवी के समाचार सुनने भी चाहिए और देखने भी चाहिए। और साथ ही बैटरी अपने साथ ही रखनी चाहिए, मोबाइल को टॉर्च करके रखनी चाहिए तथा पावर बैंक जैसे उपकरण हो तो उन्हें भी अपने चार्ज करके रखना चाहिए। और रेडियो से चेतावनी और सूचनाओं की जानकारी लेते रहना चाहिए। सूखे नाश्ते, खाने की अतिरिक्त चीज़ें और महत्वपूर्ण चीज़ पानी तो रखना ही चाहिए तथा छोटे छोटे बालकों और वृद्धों के लिए ज़रूरी दवाएं और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए तथा शुद्ध सुरक्षित पानी पीने चाहिए। इस तरह से हमें तूफ़ान के समय ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और तूफ़ान के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला तूफ़ान के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसमें रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जो जानकारी है उनके सिवा अन्य अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि जो भी फालतू की अफवाहें आती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मात्र रेडियो पर ही हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें जो चेतावनी जानकारी हमें दी जा रही है वही सुननी चाहिए और उसी के आधार पर हमें हमारे बचाव का कार्य करना चाहिए। और ख़ास फिर अचानक साफ़ हो जाए, बरसात रुक जाए या बरसात चलनी बंद हो जाए तो उस समय हमें बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके तूफ़ान के समय बिजली के खंभों से तो दूर रहे, बिजली के तारों से दूर ही रहना चाहिए और पेड़ों से भी दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि तूफ़ान में इतनी तेज़ हवा चलती है कि पेड़ों की गिरने की संभावना आती है। तो पेड़ों से तो दूर ही रहें तूफ़ान के समय ख़ास करके। ओके। तो हमें पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। तो तूफ़ान में हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में चर्चा की। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि तूफ़ान में पेड़ गिरा हुआ है, सब कुछ कितना गिरा हुआ है। ये देखो बिजली का खंभा, बिजली का तार और कैसे सब जा रहे हैं। अब हम देखेंगे भूकंप। तो भूकंप अर्थात कि पृथ्वी की सतह का कांपना। यदि पृथ्वी की सतह यानी कि जो भूमि है वो ऐसे हिलने लगती है तो आप देखते ही है ना, आपको भी आभास होता है कि हाँ भूकंप आ रहा है, फिर सब घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं भूकंप। और भूकंप ये आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पृथ्वी की सतह का तापमान यदि बढ़ जाता है, उसमें यदि गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो वो भूकंप उसकी वजह से आता है। और भूकंप की भविष्यवाणी निश्चित नहीं होती है कि हाँ भूकंप इसी समय आएगा या वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो भूकंप के समय हमें
कमरे के नीचे कोने में रहना चाहिए, कोने में चले जाना चाहिए। जहाँ पर भी लास्ट में कोना हो, कमरे के 4 कोने हो तो उधर चले जाना चाहिए। डेस्क या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। फिर हमें खुले मैदान, मकान इत्यादि इन सभी के अंदर हमें बिजली की लाइनों के खंभों से दूर रहना चाहिए। खुले मैदान में भी नहीं जाना चाहिए। ओके। और अगर वाहन चला रहे हो और पुल के ऊपर या नीचे लाइट या खंबे या बिजली की ट्रैफिक सिग्नल से अपना वाहन दूर खड़ा रखना चाहिए हमें। और भूकंप का झटका पूरे होने तक उसी जगह कॉर्नर में ही रहना चाहिए। और फ्रिज, दीवार, टीवी सभी को हमें पंखे इन सभी के गिरने की बहुत संभावना होती है, तो सभी को इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है। और मार्गदर्शन, ये रेडियो पर इसके मार्गदर्शन सुनते रहना चाहिए कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और जानकारी लेते रहनी चाहिए। और इसके आधार पर हमें नई डिज़ाइन की जो इमारतें हैं वो भूकंप आने से उनको कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए पहले से ही पूर्व ध्यान रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए भूकंप के समय, तो शोर शराबा नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और भूकंप के झटकों से हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम हड़बड़ाहट मचा लें। और फिर भूकंप के झटकों के बाद गिरने वाली चीज़ों को रोकने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रसोई घर में काम करती हुई महिलाओं को कोई भी गैस सिलेंडर या किसी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ना बिजली का उपयोग करना चाहिए। और हमारी अलमारी, तिजोरी के पास कांच के झाड़, फानूस के नीचे खड़े रहना चाहिए। और ख़ास करके गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने की संभावना भी होती है। यदि हम गैस के पास या बिजली के पास हम खड़े रहे, वहाँ पे अगर उसका कार्य हमें बंद कर देना चाहिए भूकंप के झटकों के समय। और हमें आग लगने की यदि स्थिति हो जाए तो उसकी सहायता के लिए हमें तत्काल ही फ़ोन कर लेना चाहिए। अब हम देखेंगे सुनामी। तो सुनामी क्या है? तो सुनामी ये है कि अत्यंत विनाशक लहरें जो कि समुद्र में उत्पन्न होती है। तो समुद्र में उत्पन्न होने वाली अत्यंत शक्तिशाली विनाशक लहरों को ही सुनामी कहते हैं। ये होती है वातावरण में फेरफार से, कि वातावरण में जो फेरफार होती है और भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी बड़े पैमाने में होते हैं, जिससे सागरीय भूस्खलन होता से उत्पन्न होते हैं ये सभी। तो जिसमें सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें सुनामी ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ विनाशक लहरें होता है। और सुनामी ये इन सभी की वजह से होती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब भूकंप की स्थापना होती है तो इससे भूस्खलन होता है, जिससे कि सुनामी की जिससे हमारे वायु में जो परिवर्तन आने लगता है, जिससे सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है। और 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर, तब हिंद महासागर में जो महाविनाशक लहरें आई थी तो उनका प्रभाव थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया देशों में हुआ था। तो इन सभी का असर ये जो सुनामी का असर है इन सभी देशों पर हुआ था, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो सुनामी के समय हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमें समुद्र तट से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और रेडियो पर जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी के पहलुओं को ध्यान में भी रखना चाहिए। और जो मैंग्रोव की वनस्पति है वो सुनामी के प्रभाव को घटा देती है, इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मैंग्रोव की वनस्पति जगह जगह हमें फैला देनी चाहिए, जिससे सुनामी के समय हमें बचाव हो, राहत प्राप्त हो। और क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें समुद्र के किनारे ऊंची मकानों के ऊपर जो भी है उन विनाशक लहरों के प्रभाव से दूर चले जाना चाहिए कि वो हम पे ना आए। और फिर प्रशासन द्वारा
जब तक सूचना न मिले तो समुद्र तट की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। जब तक जहाँ जिस समुद्र तट पे सुनामी आई है तो वहाँ पे हमें दोबारा तभी जाना चाहिए जब है ना प्रशासन द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है। अब हम देखेंगे अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा का अनावृष्टि प्रभाव। ये अनावृष्टि आपदा इसे हम अकाल के रूप में भी जानते हैं, यानी कि सब जगह सूखा हो जाता है। यहाँ पे भोजन और पानी की अत्यंत कमी हो जाती है और ये दीर्घकालीन प्रकोप होता है। ये कई वर्षों तक चलता है। अकाल ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो दीर्घकालीन होती है, जिसमें आप देख सकते हैं पास में चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पशुओं को पानी न मिला, खाना न मिला तो वो कैसे मर चुके हैं। सब कैसे मरने की स्थिति में हैं कुछ, और कुछ तो मर ही चुके हैं। और ये देख सकते हैं अब बंजर भूमि, फिर आप देख सकते हैं कि सूखा हो गया है तो जो फसल उगाई थी तो वो फसल भी एकदम सूखी हो गई है, पशु एकदम मर चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कोई कोई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे इतना सूखा होता है, बेचारे उन्हें खाना पीना और पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं होती है, तो वो बेचारे मनुष्य भी देखो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल भूखे और एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये जो अकाल का प्रभाव है ये समस्त जीव सृष्टि पर पड़ता है, ठीक है। तो मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा यदि बहुत ज़्यादा होती है या नहीवत होती है तो इसे अकाल हो जाता है, जिसमें कृषि की फसलें तथा अनाज जीव सृष्टि पानी संपूर्णतः निर्भर है। कृषि की फसलें ये जीव सृष्टि कृषि की फसल अगर उगाते हैं तो उससे जीव सृष्टि का कल्याण होता है, वो जीव सृष्टि के लिए उगाई जाती है। और यदि कृषि काल पड़ गया तो कृषि नहीं होगी, और कृषि नहीं होगी तो जीव सृष्टि कैसे चलेगी, सजीव मनुष्य का कैसे लालन पालन होगा। तो अकाल की स्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ पशुपालकों के चारे की समस्या भी उत्पन्न होती है, जिससे भूखमरी और जनहानि इत्यादि सब कुछ होता है। इसके लिए लेकिन आज ये अकाल की समस्या कम हो गई, क्यों? क्योंकि वाहन व्यवहार और सुदृढ़ व्यवस्थापन होने से हमारी अकाल की स्थिति में थोड़ी कमी आई है और जगह जगह पर थोड़ी सरकार ने सहायता भी पहुंचाई है। और अकाल के समय महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए, तो आज हम ये देखेंगे कि खेती में टपक सिंचाई की पद्धति, मेन टपक सिंचाई की पद्धति को अपनाना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। फिर रेशनिंग, उपलब्ध जल की मात्रा अनुमान निकाल कर उसके उपयोग का आयोजन करना चाहिए। फिर राहत काम रास्ते दर पर अनाज का वितरण करना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि अन्य निर्माण को रोक देना चाहिए यदि अत्यंत अनिवार्य, यदि अकाल ये सब इसके लिए कृषि के लिए अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है, अकाल की स्थिति हो गई है तो अन्य दूसरे जो निर्माण है उन्हें रोक देना चाहिए। इस पर कंसंट्रेट सरकार को करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो अनाज की बर्बादी तो बिल्कुल ना करें अकाल के समय। आप सभी जानते हैं अकाल पड़ गया है तो अनाज और पानी इन सब की इतनी बचत करना चाहिए, ध्यान से इनका उपयोग करना चाहिए तथा अनाज और घास चारे का संग्रह करना चाहिए कि कोई भी पशु या कोई भी मनुष्य ना भूखा रह सके और ना कोई पशु भूखा रह सके। और पानी की व्यवस्था भी सरकार को पहुंचानी चाहिए। फिर हम देखेंगे दावाग्नि। दावाग्नि का दूसरा मूल नाम है दावानल, यानी कि जंगलों में लगने वाली आग। जंगलों में लगने वाली आग तो एक बिजली से भी लगती है और है ना, इसका मूल कारण ये भी होता है कि ज्वलनशील और पवन, यानी कि पवन और ज्वलनशील ईंधन दोनों सूखे हो जाएं तो इससे हमारे जंगलों में आग लग सकती है। और ये जंगलों में आग लगने वाली इनकी दिशा, इनकी जो पवन की दिशा होती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से एकदम बढ़ती ही जाती है, जिससे तेज़ी से विनाश होता है। जिसमें आप सभी देख सकते हैं पास के चित्र में कई किसी जंगलों के पास घर भी होते हैं तो जिसमें घरों का भी विनाश हो जाता है। और जंगलों में तो आप सभी जानते हैं जंगली प्राणी पशु तो होते ही हैं, तो वो भी मर जाते हैं। कितना हमारे सजीव वनस्पति और सजीव पशुओं को नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कितने
जानवरों का घर परिवार भी बिछड़ जाता है, सभी मर जाते हैं, जान माल की हानि होती है, हमारी प्राकृतिक संपत्ति का विनाश हो जाता है जंगलों में आग लगने से। तो जंगल में आग लगना ये अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसमें ये जंगलों की आग, दावाग्नि या जंगलों जिसमें बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं आग लगती है। आप देख ही सकते थे कि अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी, अफ्रीका के जंगल में आग लगी थी, जो आग बुझ ही नहीं रही थी। तो जिसके लिए कितने प्रयत्न किए गए, फिर भी वो आग नहीं बुझी। तो दावाग्नि की संभावना शुष्क मौसम या पतझड़ के बाद होती है। ये पतझड़ के बाद चालू होती है, जिसमें ना सूखी घास और ये सब पवन सब सूखा सूखा हो जाता है, ईंधन सब सूखे सूखे हो जाते हैं, जिससे कि है ना सूर्य प्रकाश उन पे बहुत तेज़ी से होता है और ये सूखे हो जाने के कारण जंगल में आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जंगलों में आग लगती है। फिर जंगलों में जब आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वन विभाग क्या करना चाहिए, तो वन विभाग की सूचनाओं का पालन करना चाहिए हमें। फिर शुष्क या वन क्षेत्र में पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें। फिर वन विभाग के कर्मचारियों को दावाग्नि बुझाने का विशेष हमें उनको फ़ोन करके बुलाना चाहिए, विशेष तालीम देनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो वन के क्षेत्र में प्रवास करते समय जो सुलगती आग में बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंके। यदि हम वहाँ पे जाते हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो वो इन बीड़ी सुलगती या कोई भी आग प्रकार की चीज़ का उपयोग ना करे जिससे और आग फैले। उन्हें मात्र उस पर ध्यान देना चाहिए कि आग कैसे बुझानी है। और हमारे आसपास के इलाकों में रहने वाले वन विभाग की सूचनाओं की अवहेलना ना करें। ओके। और ख़ास करके जंगलों के जो जंगली प्राणी हैं उन सभी की हमें भी सहायता करनी चाहिए। उन सभी के बचाव के लिए हमें अन्य प्रकार की सहायता देनी चाहिए। तो आज हमने प्राकृतिक आपदाओं के विषय में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया। तो आज हमने प्राकृतिक आपदाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, दावाग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाएं जब हम पे आती है, दुर्घटनाएं जब हम पे आती है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और यह आपदाएं होती क्या है, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। तो उसमें से मैं आपको अभी कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो उनके आप उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। ओके? ओके मैम। हाँ, तो बताइए कि आपदा के कितने प्रकार हैं? आपदा के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक आपदा और मानव सर्जित आपदा। हाँ, वेरी गुड। उसमें बताइए प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, कौन कौन सी है प्राकृतिक आपदाएं? भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब। हाँ, तो प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान इत्यादि, ये सभी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और बताइए कि भूकंप अर्थात क्या? तो भूकंप अर्थात मैम धरती का कांपना, हाँ, जब कांपती है भूमि तब जब भूकंप आता धरती की सतह कांपती है उसका अर्थ होता है भूकंप। अच्छा बताइए सुनामी के समय हमें क्या क्या करना चाहिए? है। सुनामी के समय में समुद्र तट से दूर रहना चाहिए। हाँ, सुनामी के समय समुद्र तट से दूर रहना चाहिए और रेडियो हमारे पास ही रखना चाहिए, जिससे हमें सुनामी के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। और हमें मैंग्रोव के जंगलों वाले प्रदेशों में अत्यंत मतलब जो मैंग्रोव के जंगल के प्रदेश में रहते हैं, तो वो है ना इसके लिए बहुत ही सहायक होते हैं मैंग्रोव के पेड़ के जंगल। ओके? अब बताइए कि बाढ़ के समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हाँ मैम, बाढ़ के समय हमें बालकों को भूखा नहीं रखना चाहिए और खाने पीने की चीज़ें जो है वो ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना करना हो उतना ही करना चाहिए। हाँ, सही प्रश्न कि बाढ़ के समय हमें बालकों को सबसे महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे बालक हैं उनको भूखा नहीं रखना चाहिए और जो बाढ़ का पानी इधर उधर बह रहा है उसका हमें उपयोग ना खाने में करना चाहिए और ना ही पीने में करना
पवन और ज्वलनशील जो ईंधन होती है उसका सूखा हो जाता है, जिसकी वजह से दावाग्नि लगती है। हाँ, पवन और ज्वलनशील ईंधन, जो भी ज्वलनशील ईंधन है वो सभी सूखे हो जाते हैं, जिससे दावाग्नि उत्पन्न होती है, जंगलों में आग लगती है। और जंगलों में आग एक इस तरह से भी लगती है कि बिजली कड़कती हो, बिजली गिर जाती हो, तो उससे भी जंगलों में आग लग सकती है। ओके, तो अभी मैं आपको ग्रह कार्य दूंगी, तो आप अपनी नोटबुक में सभी ग्रह कार्य नोट कीजिए। तो ये ग्रह कार्य आप नोट कर लीजिए और कल आप सभी इस ग्रह कार्य को पूर्ण करके आएंगे और मैं आप सभी का चेक करूंगी। ओके ओके मैम।